रेखा में मैं शिखा खौरी ले चलती हूँ आपको आज की साहित्यिक यात्रा पर। आज के मुख्य आकर्षण है डॉक्टर विजय शर्मा की वार्ता, वर्ष 2021 का साहित्यिक पुनरावलोकन, गीता मुदलियार की गजलें और कमल की कहानी डायन। श्रोताओं, जैसे हर अंधेरी रात के बाद एक नई प्रकाश भरी सुबह होती है जिससे नए दिन की शुरुआत होती है, ठीक वैसे ही साल भर की थकावट नए साल के आगमन से जीवन में नए जोश लाती है। इस वर्ष हमने बहुत कुछ खोया और बहुत कुछ पाया भी। जहाँ तक साहित्य की बात है तो कोरोना काल में भी साहित्य ने मनुष्य को बराबर से कोरोना से लड़ने की हिम्मत देता रहा। साहित्यकार अपनी रचनाओं से जनमानस को हमेशा हौसला देते रहे। अब नया वर्ष नया सवेरा लेकर आएगा। साहित्य जगत भी अपना साथ यूं ही बनाए रखेगा। इसी उम्मीद के साथ आइए सुनते हैं डॉक्टर विजय शर्मा की वार्ता, वर्ष 2021 का साहित्यिक पुनरावलोकन। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर विजय शर्मा की वार्ता, और अब आइए सुनते हैं गीता मुदलियार से उनकी गजलें सुन रहे थे, और अब आइए सुनते हैं कमल की कहानी डायन। जामुनी टोला से लखीपाई तक 5 मील की दूरी के लगभग बीचों बीच वह 1 मील लंबा घना जंगल पड़ता है। वैसे उसे जंगल कहने में भी थोड़ी झिझक हो सकती है, क्योंकि अगर उसमें से सखुआ, बेर और जामुन के उन पेड़ों को हटा दिया जाए तो उसे एक खूबसूरत फूलों वाला घास का मैदान कहा जा सकेगा, जिसमें पलाश, पुटुस, कनेर, थेथर, गेंदा, गुलाब, अमरलता और न जाने कितनी तरह के ढेर सारे रंग बिरंगे फूलों के बीच तितली, गिलहरी, गोरैया और तरह तरह के जानवर, पक्षी मजे से खाते टहलते रहते हैं। फागुन में तो पलाश के इतने फूल खिलते हैं कि पूरा जंगल ही अपना रंग बदलकर लाल हो जाता है। उस जंगल के चारों तरफ दूर तक फैले खेतों और गांव देहात को देखकर यही लगता है मानो किसी ने जंगल के उस टुकड़े को सिंहभूम के सारंडा वनों से उठाकर यहाँ ला रखा हो और फिर वापस ले जाना भूल गया हो। जामुनी टोला के सरकारी स्कूल से पैदल चलते बिजला तिग्गा और बोनो करवा दोनों ने थोड़ी देर पहले ही उस जंगल में प्रवेश किया था। वहां बोनो कक्षा 6 में और बिजला 7वीं में पढ़ता था। उस दिन की अपनी पढ़ाई कर लौटते हुए वे दोनों अतिरिक्त उत्साह में थे, और होते भी क्यों नहीं। उस दिन कितने दिनों बाद स्कूल खुला था। दोनों का ही घर लखीपाई में होने के कारण वे साथ साथ जाते और साथ साथ ही लौटते। आज स्कूल में कितना मजा आया ना, बोनो चहकते हुए बोली। हाँ, मजा तो आना ही था। कोरोना के कारण हमारा स्कूल इतने दिनों बाद जो खुला है, बिजला बोला। बाजार, दुकान, बस, रेलगाड़ी सभी कुछ तो बंद था, फिर हमारा स्कूल कैसे खुला रहता, बोनो ने समझदारी दिखाते हुए कहा। मस्ती में झूमते बातें करते वे दोनों अपने घरों की ओर बढ़े जा रहे थे। सामने बाईं तरफ थोड़ी सी खुली जगह थी। बोनो ने अपनी चाल धीमी करते हुए कहा, चल तितली पकड़ते हैं। उस जगह रुककर तितली पकड़ना उनके लिए सामान्य सी बात थी। दोनों ने बस्ते एक तरफ रखे और आसपास उड़ती तितलियों को पकड़ने लगे। वहां उड़ती अधिकांश तितलियां भी मानो उनको पहचानती हों। उनके पास आने तक वे अपनी जगह पर इत्मीनान से बैठी रहती, और जैसे ही वे पकड़ने के लिए दम साधे उन तितलियों की तरफ अपना हाथ बढ़ाते, वे फुर्र हो जाती। अगर कोई तितली वे पकड़ भी लेते तो खुशी से चहकते हुए एक दूसरे को दिखलाते और फिर तितली को छोड़ देते। उन्होंने कभी भी अपने खेल में किसी तितली को नुकसान नहीं पहुंचाया था। एक बहुत सुंदर तितली कुछ देर से बिजला को लगातार छका रही थी। वह उड़ते हुए दाईं तरफ की घनी झाड़ियों की ओर उड़ गई। बिजला को उसके पीछे जाता देख बोनो ने टोका, अब उसे छोड़ो, चलो घर चलते हैं, नहीं तो देर हो जाएगी। तितलियों के उस खेल में तब तक बिजला भी थक चुका था, लेकिन उस तितली से हार मानने को वह तैयार नहीं था। अरे देखा नहीं, वो कितनी सुंदर है, बस 2 मिनट, कहता हुआ वह भी उस तितली के पीछे दबे पांव झाड़ियों में घुस गया। वह तितली भी मानो ठाने बैठी थी,
उस दिन बिजला की पकड़ में नहीं आने वाली। वह उसे छकाती हुई घनी झाड़ियों में दाएं बाएं करती आगे उड़ती जा रही थी। बिजला ने मुड़कर देखा, पीछे बोनो नहीं दिख रही थी, लेकिन उसकी आवाज आई, तुम आते हो या मैं जाऊं? अच्छा बाबा, आता हूं, बोनो की ओर मुंह कर कहते हुए जब वह फिर से तितली की ओर वापस मुड़ा तो तितली उसकी आंखों से ओझल हो चुकी थी। उसने दाएं बाएं ऊपर नीचे अगल बगल नजरें दौड़ाई, मगर उस तितली को न दिखना था न ही वो नजर आई। निराश मन से वह झाड़ियों से निकलने को मुड़ा ही था कि एक और वाक्य उसके कानों से जा टकराया। लेकिन उस बार वह आवाज बोनो की नहीं थी, फुलवा को मरना पड़ेगा। तितली न पकड़ पाने की निराशा में झाड़ी से बाहर निकलते हुए बिजला को वह वाक्य सुनकर ऐसा लगा मानो उसने कोई सांप देख लिया हो। वह जस का तस जड़ हो गया। फिर उसने पंजों के बल दम साधे झाड़ियों में थोड़ा आगे जाकर देखा। उधर 6-7 लोग पास पास बैठे बातें कर रहे थे। बिजला उनमें से मताल और रघुनु को पहचान गया। दोनों फुलवा मौसी के गोतिया थे। मताल के बगल में काले रंग का प्लास्टिक का एक जार था, जिसमें से प्लास्टिक के ग्लासों में ढालकर वह बारी बारी से सबको हड़िया दे रहा था। उनके बीच 2-3 पत्तलों में कुछ खाने का सामान रखा हुआ था। बिजला को समझते देर न लगी। खाते पीते नशे में झूमते वे सब फुलवा मौसी की हत्या की योजना बना रहे थे। उसके ही गांव की फुलवा माने फुलवो मौसी उसकी सगी मौसी नहीं थी। उसका पति दिल्ली में काम करता था और वह उसी के साथ दिल्ली में रहती थी। हाँ, हर साल सरहुल पर वे त्योहार मनाने लखीपाई जरूर आते। तब उसकी और फूलो मौसी की खूब बनती थी। फूलो उसे केवल खूब सारी कहानियां ही नहीं सुनाती, बल्कि उसकी स्कूल की पढ़ाई में भी बहुत मदद करती थी। उन दिनों मौसी के साथ उसका समय कैसे बीत जाता उसे पता ही नहीं चलता। सरहुल के बाद फूलो मौसी के वापस दिल्ली लौट जाने के बाद से ही बिजला बड़ी बेसब्री से अगले सरहुल की प्रतीक्षा करता। लेकिन उस बार फूलो मौसी और मौसा दिल्ली से असमय लौटे थे, अस्त व्यस्त, भूखे प्यासे, बेहाल। फूलो मौसी बताती थी, पूरी दिल्ली में ही आफत आ गई थी। उहे कोरोना बीमारी, न कभी ऐसन बीमारी का सुना था न जानते थे। सब्बे कुछ बंद हो गया रे। बाजार दुकान सगरो तो कर्फ्यू जैसा लॉकडाउन लगा ना। तोरा मौसा का फैक्ट्री बंद हो गया। पहले तो लगा कि कुछ दिन का बात है, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन एकदम में नहीं है। कमाई बंद तो खाते कहां से? बस ट्रेन बंद तो आते कैसे? फिर सुना सब लोग पैदले दिल्ली से अपना अपना देश लौटने लगा है। कोई यूपी, कोई बिहार, कोई कहां तो कोई कहां। हम सुने तो हमारा जाने निकल गया। बाप रे, उतना दूर दिल्ली से पैदले लखीपाई आना होगा। लेकिन सब लोग दिल्ली से भाग रहा था तो हम लोग कैसे रहते? हम भी चल दिए। दिन भर रात भर कितना तो पैदल चले। कभी थोड़ी दूर तक कोई ट्रक ट्रैक्टर मिल जाता, लेकिन ज्यादा तो पैदल चले रे। मौसी, अब तुम कभी दिल्ली मत जाना। दिल्ली अच्छा जगह नहीं है, वह मानो मौसी को समझाता, और मौसी बड़े प्यार से उसके बालों में हाथ फिराती हुई हामी भर देती। तभी बिजला को झाड़ियों के दूसरी तरफ से नशे में डूबे रुघनु की आवाज सुनाई दी, एक गो औरत को मारने से उसका पूरे जमीन हमारा होगा रे। कितना अच्छा होता जो कोरोना में वापस लौटते हुए अपने पति की तरह इहो बीमार हो जाती और पति के जैसे ही मुंह आ जाती। मताल बोला। वापसी के रास्ते में न जाने कहां और कैसे फुलवा के पति चुड़का का पैर जख्मी हो गया था। लखीपाई पहुंचने के बाद गांव में जो भी इलाज संभव था किया गया, लेकिन फूलो मौसा के तलवों से खून का रिसना कभी बंद नहीं हुआ। उन दिनों लॉकडाउन में पैदल अपने घरों को लौटने वालों के तलवों से खून बहना आम बात थी। फूलो मौसा की हालत बिगड़ती ही चली गई थी। कुछ ही दिनों में देखते देखते वह मौसी को हमेशा के लिए अकेला छोड़कर चला गया। लेकिन इसमें तो थाना पुलिस हो जाएगा, उनके साथ बैठा एक आदमी बोला।
तो तुम्हारे पास है कोई और रास्ता? रुगनू ने उसकी ओर घूर कर देखा। वहां एक सन्नाटा फैल गया, लेकिन बस जरा सी देर के ही लिए। वैसे भी हम उसे सीधे सीधे मारने की बात नहीं कर रहे, डायन बताकर मारेंगे। उसे डायन बताकर मारना आसान होगा। कहेंगे इसी डायन के कारण दिल्ली में कोरोना आया, इसने अपनी पति को खा लिया। अगर इसे नहीं मारा तो पूरे गांव में कोरोना फैलाकर सबको खा जाएगी। गांव में सबको डायन का डर होता है, हम उसी डर का फायदा उठाएंगे। रुगनू ने मानो फैसला सुनाया। और अगर कोई कमी रही तो हमारा ई ओझागुनी किस दिन काम आएगा? मताल ने अपनी बगल में बैठे आदमी के गिलास को हड़िया से भरते हुए कहा। हम तो तुम्हारे साथ हैं, बाकी जितना में बात हुआ है पूरा पैसा हमको एडवांस में चाहिए। ओझा ने झूमते हुए कहा। तुम पैसा का फिक्र एकदम में मत करो, तब हमारा तरफ से बात पक्का। ओझा ने नशे में होने के बावजूद सावधानी से अपना प्लास्टिक का गिलास उठाया ताकि हड़िया भरा गिलास छलके नहीं। उसने एक ही सांस में अपना गिलास खत्म कर दिया। डायन के नाम पर तो कोई भी गांव वाला हमारे खिलाफ नहीं होगा। मताल भी झूम रहा था। बिजला को काटो तो खून नहीं। वह दबे पांव झाड़ियों से बाहर निकला और तेजी से अपना बस्ता उठाकर घर की ओर दौड़ पड़ा। बोनो पहले तो कुछ समझी नहीं, फिर उसने भी अपना बस्ता उठाया और बिजला के पीछे लपकी। थोड़ा आगे जाकर बिजला रुककर उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। उसका चेहरा उतरा हुआ था। बोनो भी उसके पास जा पहुंची। तुम ऐसे काहे भागे? तुमको क्या हुआ है? तुम्हारा चेहरा कैसा तो दिख रहा है। बिजला ने धीरे धीरे उसे सारी बात बताई। वह सब सुनकर बोनो भी सन्न रह गई। अब हम क्या करेंगे? बोनो ने सहमी आवाज में पूछा। मेरी फूलो मौसी को मैं कुछ नहीं होने दूंगा। बिजला की आवाज में दृढ़ता थी। तुम ऐसा करो, मेरा बस्ता लेकर सीधे घर चले जाओ। और तुम? बोनो की आवाज में आश्चर्य था। मैं वापस जामुनी टोला जा रहा हूं। मास्टर जी का घर स्कूल के पास ही है। उन्होंने हमें बताया है कि भूत प्रेत डायन चुड़ैल कुछ नहीं होता। कुछ लोग इनके नाम से अपना फायदा निकालते हैं। हमें हर तरह के अंधविश्वास को तोड़ना होगा। अब मास्टर जी फूलो मौसी को बचाने में मेरी मदद करेंगे। लेकिन कितना कुबेर हो गया है, तुम क्या समय से जामुनी टोला पहुंच सकोगे? बोनो ने शंका प्रकट की। हाँ, मैं पहुंच जाऊंगा। अपनी फूलो मौसी को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। कहते हुए बिजला ने अपना बस्ता बोनो के कंधे पर टांगा और वापस जमुनी टोला की ओर दौड़ पड़ा। बोनो ने लखी पाई की ओर मुड़ने से पहले एक बार फिर से बिजला की ओर देखा। वह बिजली की गति से दौड़ा जा रहा था, मानो दौड़ नहीं उड़ रहा हो। डायन। अभी आप सुन रहे थे कमल की कहानी और ये था आज की साहित्यिक यात्रा का अंतिम पड़ाव। इस अंक के संपादक एवं प्रस्तुतकर्ता थे राजेश कुमार राय। आप सबको नए वर्ष की शुभकामनाएं। अब मुझे यानी शिखा खोरी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।